हेलो परिंदे, कैसे हैं आप लोग। और इसके पहले के लेक्चर में आप लोगों ने कहाँ तक उड़ान भरी थी, यानी कि बायोलॉजी को आप कहाँ तक समझे थे, किस हद तक आप समझ गए थे बताइए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 5 कि कई पार्ट्स बना चुका हूँ, कई भाग बना चुका हूँ। अब वो भाग अगर आपको नहीं मिल रहे हैं ना, वो लोगों की दिक्कत है कि है ना सर जो आप पढ़ाएं ना उसके जो पार्ट है ना वो मिल नहीं रहे हैं। अब पार्ट किधर मिलेंगे, पार्ट तुम पहले चैनल पे जाओगे, चैनल पे जाने के बाद जब प्लेलिस्ट पर जाओगे ना तो उधर ही मिलेंगे, ठीक है। और मेरी क्लासेस का टाइम यही है, ठीक है। तो चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट पर जाओगे, उधर एक अलग मतलब प्लेलिस्ट है ना, इसका नाम जो अध्याय का नाम है, ठीक है, उसी नाम से। और उसमें एक प्लेलिस्ट और है कक्षा 12 जीव विज्ञान की, तो उसमें लगभग 15-20 वीडियोस हो चुके हैं, लगातार उसमें वीडियोस ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपने भी इसके पहले तक के पुराने लेक्चर नहीं देखे तो उन लेक्चर्स को देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आई गारंटीड मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा और पूरा का पूरा समझ आएगा, ठीक है। तो एक बात याद रखना यार, थोड़ा बगल में ना घर बन रहा है ना, तो थोड़ा सा आवाज़ आएगी, थोड़ा कॉपरेट करना, ज़्यादा कोई खास आवाज़ नहीं है। कल तो सुनो, कल तो दिक्कत ये हो गई थी बेटा कि इधर हम लेक्चर बना रहे थे, उधर आवाज़ आ रही थी, इसकी वजह से माइक काम नहीं कर रहा था। तो 41 मिनट 2 सेकंड का लेक्चर मेरा ख़राब हुआ था। फिर मैंने क्या किया, उसको रीशूट किया, दोबारा से किया, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग इतना कर लेते, इतना एफर्ट्स कर लेते, ठीक है। तो आपको भी करना है, क्या करना है, लोगों के पास शेयर जरूर करना है यार, ठीक है, ताकि शेयर करो ताकि और लोग भी जाने। और जितने भी आप लोग हैं ना, जितने भी हैं, जितना भी कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जब आप कमेंट कर देते हैं ना तो अंदर से कहीं ना कहीं अच्छा फील होता है कि यार वास्तव में हम कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंक डाल लेते हैं। और आप लोग बताइए, आपकी ज़िंदगी में सब ठीक ठाक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ बच्चों की डिमांड थी सर क्वेश्चंस, अरे क्वेश्चन करवाएंगे पहले पूरा। ये देखो बायोलॉजी जो क्लास 12 है ना, इसको पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। भले ही क्लास 11 का नहीं ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन 11 के वीडियोस भी डाल रहा हूँ, ठीक है। और 10th वालों को और 12th वालों को स्पेशली ध्यान दिया जा रहा है, तभी आप लोग आगे जाके कोई बी फार्मा करेगा, कोई BSc नर्सिंग करेगा, कोई नीट की तैयारी करेगा। कुछ दिन रुको, इस फैकल्टी में आपको BSc नर्सिंग, नीट वीट की सारी कोचिंगें यहीं पे मिलेंगी, बिल्कुल ज़्यादा कोई खास पैसे में नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि डायरेक्टर सर का बहुत बड़ा सपना है कि मतलब एजुकेशन को एक ऐसी फील्ड तक ले जाया जाए कि वहाँ पर आज देख रहे हो जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री जो होती हैं, कोचिंग्स वगैरह होती हैं, बहुत पैसा लेती हैं, तब जाके वो आपको इंटर करवाती हैं अपने क्लासेस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा मतलब बिल्कुल ना के बराबर खर्चा है, इसके बाद अब सारा कुछ। और आप लोगों को पता है फ्यूचर प्लानिंग है, NGO स्टार्ट करने की, गरीब लोगों की मदद करने की, ठीक है ना, आप लोग भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं लेक्चर है आज लोगों का कि मनुष्य में मेंडली विकार, है ना, मनुष्य में जो मेंडली विकार थे, मेंडलिज्म डिसऑर्डर इन ह्यूमन, ठीक है। सबसे पहला आता है कि वर्णांधता की वंशागति। सबसे पहले एक मनुष्य में रोग होता है जिसको हम लोग जानते हैं वर्णांधता के नाम से। कौन सा नाम से, वर्णांधता। यार इतना कठिन है कि क्या बताएं, मूड खराब हो जाता है इतने कठिन सब्जेक्ट सुन के, नाम सुन के। देखो सबसे पहले हम बता दें, वर्णांधता की सबसे पहले खोज हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने किया था। वर्णांधता की सबसे पहले खोज किसने किया था, हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज किया था, वर्णांधता की खोज किया था, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले बताया कि वर्णांधता क्या होता है, ठीक है। वर्णांधता में क्या होता है आपको पता है, नहीं पता होगा, नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता। देखो वर्णांधता में क्या होता है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति, वर्णांधता में नीचे लिखोगे कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति, है ना, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो देखो फट हो रहा है ना, उधर रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। अरे बस आज ही का है, इसके बाद से नहीं होगा जहाँ तक है, ठीक है। जहाँ तक हम लोग रात में शूट करने के तो ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं होगी। देखो लाल और हरे रंग का पहचान, जैसे सपोज दैट मुझको वर्णांधता है ना, कोई लड़की गई लाल कपड़े पहन के, मुझे पता लगे पहचाने न मिलेगा, अच्छा ये लाल है, हम कहा लाल में कुछ और दिखने लगे, हरा दिखने लगे, या कुछ और है ना पीला कलर का दिखने लगे, है ना। जैसे लाल कलर के कपड़ों में लड़कियां खूबसूरत लगती हैं, ठीक है, जैसे हम इस कपड़े में खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक ऐसे ही, ठीक है। तो देखो
तो वर्णनांतता में क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णनांतता। इस रोग में व्यक्ति लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, जिसके कारण से उसको अंधापन हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। ठीक है, कंफर्म, लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। अब देखो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, सिर्फ वो लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाता है, बाकी वो सारे कलर की पहचान कर लेगा। जितने भी रंग होंगे, जितने भी कलर होंगे, वो सारे कलर्स को जान जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लाल और हरे कलर की पहचान वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, 5 मिनट रुको हो गए। ठीक है, तो देखो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। ठीक है, और बाकी सब नॉर्मल रहता है, बाकी सब और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब देखो ये होता किसके कारण से, ये देख लेते हैं। इसे प्रोटीन दोष एवं डेल्टोनिज्म के नाम से होता है। ठीक है, क्या होता है कि इसे, ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन दोष एवं डेल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस ऐसा होता है कि इसमें कुछ प्रोटीन का दोष हो जाता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन की खराबी आ जाती है, प्रोटीन की कमी आ जाती है। ठीक है, या इसको हम डेल्टोनिज्म के नाम से जानते हैं। इस रोग को हम लोग प्रोटीन दोष, है ना, या डेल्टोनिज्म, ठीक है, या डेल्टोनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णनांतता है, इस रोग को हम प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो जो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ वो लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाते हैं और बाकी सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी वो लोग सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जब लाल हरे की पहचान नहीं कर पाएंगे तो आपको पता होगा कि जब लाल हरे की पहचान नहीं तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। किधर? रेलवे में। तो वर्णनांतता से पीड़ित व्यक्ति को रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती? रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है। ठीक है, वर्णनांतता से पीड़ित व्यक्तियों को रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है। अब यार रेलवे में दिखाना होता है झंडी, पता लगे दिखाना है लाल झंडी, दिखा दे हरी झंडी, उधर हो गया आगे एक्सीडेंट, दिखाना है हरी झंडी, वैसे उठा के दिखा दे लाल झंडी, गाड़ी गई रुक, है ना। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है। और बड़े बड़े जगह पर जो पेंटर्स होते हैं, कलर करने वाले, वहाँ पर भी उनको नौकरी नहीं मिलती। पता लगे बॉस बोल के गए कि इधर रेड कलर करना, अब भैया वर्णनांतता से पीड़ित होगा, पता ही ना चला कि रेड है, वो येलो कर दिया, बॉस आया उसके कपड़े उतार दिया, है ना। अब देखो क्या होता है, इसकी कोई हॉर्नर नहीं किया था। अब ये होता कहाँ पे है, तो यह एक्स संलग्न रोग है। क्या है? वर्णनांतता जो है, वर्णनांतता एक्स संलग्न रोग है। वर्णनांतता एक्स संलग्न रोग है, मतलब कि एक्स जीन के ऊपर इसका जीन उपस्थित होता है, एक्स के ऊपर। ठीक है, जो क्रोमोसोम एक्स होता है उसके अंदर ये रोग उपस्थित होता है, इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। ये मतलब संलग्न रोग है, एक्स संलग्न रोग है। ठीक है, और इसका जीन यक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, यक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसका जीन क्या होगा, इसका जीन होगा जो यक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होगा, यक्स गुणसूत्र पर। अब जैसे मेल है, मेल का क्रोमोसोम एक्स होता है, सही है, एक्स वाई होता है, और फीमेल का क्रोमोसोम एक्स होता है, तो ये वाई क्रोमोसोम पर नहीं होगा, सिर्फ ये यक्स क्रोमोसोम पर होता है, तब हम उसको बोलेंगे वर्णनांतता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलेंगे कि वर्णनांतता पर रेखा चित्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, बस कि रेखा चित्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलो इसको लिखो अपनी कॉपी में, और जहां तक कल का लिखे थे ना, कल की नोट्स, उसके आगे यहां तक इसको लिखो वर्णनांतता के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेखा चित्र। कोरोना है भैया, मास्क वास्क लगा के पढ़ना, ठीक है ना, सब लोग अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। मास्क लगा के, मास्क के लिए लगाएं ताकि तुम लोग सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। ठीक है, देखो बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लोगों तक शेयर करो। ठीक है, बिना शेयर किए कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो हटा दें मास्क भैया, हटा देते हैं, नहीं तुम लोगों में गुस्सा हो जाएगा को।
देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि वर्णांधता की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। हमने देखा कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, क्या होता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो किस जीन पर होता है, तो मैंने बताया वो यक्स जीन पर उपस्थित होता है। अगर वो नर है, मेल है, तो उसका जीन क्या होगा, उसका जीन होगा यक्स वाई। अगर वो फीमेल है, क्या है, फीमेल है, तो उसका जीन क्या होगा, एक्स एक्स। तो जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन सिर्फ यक्स पर ही होगा, यक्स पर ही, वाई गुणसूत्र पर, वाई जीन्स पर वो वाई गुणसूत्र पर नहीं होगा। ठीक है ना, याद रखना, पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन एमसीक्यू है। अब आपसे पूछेगा कि इसका चित्र आरेख बनाओ, रेखा चित्र बनाओ, कि वर्णांधता का रेखा चित्र बनाओ। क्या बनाओ, बोलेगा वर्णांधता का रेखा चित्र बनाओ। तो अपनी नोट्स में लिखते रहो, ठीक है, वर्णांधता का वर्णांधता का रेखा चित्र। अब इसमें क्वेश्चन ये दिया जाएगा जैसे खून में, कि माँ का खून ये है, पिता का खून ये है, तो बेटा का खून बता दो। बेटा का खून ये है, लड़के का खून मतलब ओके माई का खून ही है, तो क्या पापा का खून बता दो, ऐसे। तो इसमें क्या होगा कि वर्णांधता का रेखा चित्र बता दिया। अगर बाप को वर्णांधता है तो बच्चे में कितने % जाने के चांसेस हैं, कितने % जाएगा, ये बताया जाएगा यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि किसी वर्णांध पुरुष की शादी एक सामान्य स्त्री से होती है। क्वेश्चन क्या है कि लिखो, अपने कॉपी में लिखो, प्रश्न नंबर 1 कि किसी वर्णांध पुरुष की शादी एक सामान्य स्त्री से होती है तो उसके बच्चों में वर्णांधता का लक्षण किस प्रकार प्रदर्शित होगा, रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। ये है बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि वर्णांध पुरुष है, क्या है, वर्णांध पुरुष है, वर्णांध क्या है, पुरुष है, यानी कि नर है। अब स्त्री क्या है, स्त्री है बेटा सामान्य स्त्री है, सामान्य स्त्री, यानी कि जो मादा है वो क्या है, सामान्य है। तो वर्णांध पुरुष के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वाई गुणसूत्र पे तो होता नहीं कलर ब्लाइंडनेस का जीन, किस गुणसूत्र पे होता है, यक्स गुणसूत्र पे होता है। तो वर्णांध के लिए क्या लिखेंगे, यक्स, और कलर ब्लाइंडनेस यक्स के ऊपर लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे वाई, क्योंकि हमें पता है कि वाई गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं होता है। और स्त्री सामान्य है तो सामान्य स्त्री का जीन गुणसूत्र क्या होगा, एक्स और एक्स, इसमें कुछ भी नहीं होगा। अब देखो इसका रेशियो क्या आएगा, इसको हम लोग युग्मक बनाएंगे, यक्स सी, ठीक है, ये वाई क्या बनेगा, यक्स यक्स। अब देखो तुमको मतलब दूसरे उसमें से इंडिकेट कर दूं, ठीक है, सी कलर ब्लाइंडनेस को हम सी से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो सी। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने बच्चे पैदा होंगे, कितने लड़के लड़की पैदा होंगे, ये लक्षण किस प्रकार बटेगा। अगर देखो यहाँ पे हमने इसको बोल दिया कि ये क्या है, वर्णांध पुरुष है, हाँ ठीक है। अब इसका हमने इससे क्रॉस कराया, यक्स पहले तो सी वाला बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर यक्स बनेगा, फिर ये यक्स किससे मिलेगा, सी वाले से, तो क्या बनेगा, पहले यक्स सी वाला बनेगा, फिर क्या बनेगा, यक्स बनेगा, फिर देखो फिर ये मिलेगा यक्स वाई से, क्या बनेगा, यक्स वाई, फिर ये मिलेगा यक्स वाई से, क्या बनेगा, यक्स वाई। यानी कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं नर, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं मादा। अब यहाँ पे तुमको कुछ समझ में आया कि नहीं, कुछ थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं, बताइए, यहाँ पर तुमको कुछ समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे समझ में ये आया कि अगर वर्णांध पुरुष की शादी एक सामान्य स्त्री से करते हैं तो अगर उनमें लड़का पैदा हुआ 50% लड़के जो पैदा होंगे, 50% नर, अब वो भी सामान्य, ठीक है, उनमें वर्णांधता का जीन या उनमें वर्णांधता का लक्षण या वर्णांधता का गुण नहीं जाएगा। और जो 50% मादा पैदा होंगी, 50% जो लड़कियां पैदा होंगी ना, उसमें क्या होंगी, वो वाहक होंगी, क्या होंगी, वाहक। वाहक मतलब ले जाने वाली, वाहक का मतलब ले जाने वाली। वाहक क्यों होंगी, क्योंकि देखो दो गुणसूत्र होते हैं, यक्स यक्स, वर्णांधता का जो मतलब जीन है वो किस गुणसूत्र पे रहता है, यक्स पे रहता है, तो दोनों यक्स पे होना चाहिए ना। जब दोनों यक्स पे हो जाएगा तो हम बोलेंगे ये व्यक्ति, ये स्त्री क्या है, वर्णांध है,
वर्णरांध है। अगर एक यक्ष पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्त्री वाहक है, ले जाने वाली। मतलब ये जो वर्णरांधता का जो गुण है ना, इस स्त्री के अंदर नहीं प्रकट हो रहा है, इस मादा के अंदर वर्णरांधता का गुण प्रकट नहीं होगा, लेकिन इसके जीन में होगा। कहीं ना कहीं अगले पीढ़ी में जब ये जाएगा तो वहां पर क्या होगा, वो लक्षण, वो असर दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका रेखा चित्र। समझ गए। अब चलिए हम लोग दूसरा रेखा चित्र देखते हैं। दूसरा रेखा चित्र हमको देखने को मिलता है कि किसी वर्णरांध पुरुष की शादी किसी वाहक स्त्री से कराते हैं तो क्या हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए कि यदि किसी वर्णरांध पुरुष की शादी किसी वाहक स्त्री से कराते हैं तो उनमें बच्चों का रेशियो किस प्रकार प्रकट होगा। तो देखो हमने बोला क्या है, वर्णरांध पुरुष है, हाँ वर्णरांध पुरुष है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, वर्णरांध पुरुष, और किसके साथ कराते हैं, वाहक स्त्री के साथ। अब देखो वर्णरांध पुरुष है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यक्स वाई। अब देखो रेड मार्कर ले लेते हैं, यक्स वाई वर्णरांध है, यानी कि सी के ऊपर क्या रहेगा, कलर ब्लाइंडनेस का जीन रहेगा, कलर ब्लाइंडनेस रहेगा। भैया चाचा कि मैं खड़ा हूँ ना, मैं तुझको हरा लाल में अंतर नहीं देखने दूंगा। अब वाहक स्त्री है तो वाहक है, खाली वाहक है तो मतलब इसके एक जीन पर रहेगा, एक गुणसूत्र पर ही रहेगा, क्योंकि ये वाहक है। अगर वर्णरांध स्त्री होती तो दोनों पे रहता। ठीक है, समझ आए यहाँ तक। चलो अब देख लो, अब इसका हमने वो किया, युग्मक बनाया, यक्स बनाया, फिर हमने लिखा यहाँ पे सी, फिर बनाया वाई, फिर इसका बनाया तो क्या लिखा यहाँ पे, यक्स बनाया, फिर इसके ऊपर लिखा सी, फिर यहाँ पे बनाया यक्स। बताओ यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलिए देखते हैं। ये यक्स जब इस यक्स से मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, कान खोल के सुन लेना और दिमाग भी साथ में खोलते हुए चलना। ठीक है ना, ताकि सारी चीजें समझ आती चलें। ठीक है, जब ये यक्स इस यक्स से मिलता है तो क्या बनेगा, बनेगा यक्स यक्स, लेकिन यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, यानी कि दोनों में सी। ये लो चाचा, अब ये वाहक स्त्री नहीं रही, ये क्या कैसी स्त्री रही, ये है वर्णरांध स्त्री। ठीक है, वाहक होती तो एक में होता। अगला क्रॉस देखते हैं, ये यक्स इससे करेगा तो क्या बनाएगा, यक्स यक्स, लेकिन इस यक्स के ऊपर सी है, कलर ब्लाइंडनेस, ये सी लग दिया। तो ये क्या है, ये हमारी है वाहक स्त्री। ये मतलब इस स्त्री के अंदर जो रोग है, जो कलर ब्लाइंडनेस का रोग है, वो नहीं प्रदर्शित करेगा, लेकिन इसके आगे वाली जीन में, इसके होने वाले, इसके आगे वाली जो इसकी संतानें उत्पन्न होंगी, उसके अंदर जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन रहेगा वो प्रदर्शित करेगा। ठीक है, देखो समझ आया आगे तक। ठीक है, तो चलें, यहां तक समझ में आया। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत हो भाई ना करेगी, क्योंकि हम इतना साफ पढ़ा ही दिए हैं। बताओ, अब ये वाई इस यक्स से मिलेगा, ये वाई इस यक्स से मिलेगा तो क्या बनाएगा, यक्स वाई। अब हमें पता है कि इस यक्स के अंदर क्या है, एक जीन प्रेजेंट है, किसका, कलर ब्लाइंडनेस का। तो ये देखो कलर ब्लाइंडनेस का। अब ये बताओ, ये देखो लाल इंक लग गई, पता लगे, देख लो तो खून निकलने लगे, है ना, ठंडी ठंडी लग रही है, हमें लगता है खून आ गया है। देखो ये यक्स के ऊपर सी है, इसका मतलब जो ये व्यक्ति होगा ये वाहक नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति जो होते हैं, पुरुष होते हैं, वो वाहक नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, सीधे वर्णरांध होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होगा, ये होगा आपका वर्णरांध पुरुष। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला क्रॉस कराते हैं, जब ये यक्स इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यक्स वाई, यानी कि एक लौंडा इसमें से सामान्य हो सकता है, सामान्य पुरुष। और अगर देखो ये सारे मतलब युग्मक हैं, ये शुक्राणु हैं, ये देखो ये क्या है, ये शुक्राणु हैं। देखो लाइट चली गई, ठीक है, लाइट चली गई तो कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा 2 मिनट वेट करो, इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, इन्वर्टर ऑन करते हैं। ठीक है, देखो ये जो शुक्राणु है, ये क्या है, ये शुक्राणु जो ये स्पर्म है क्या करेगा, आगे जाएगा। इस स्पर्म, अगर ये चारों स्पर्म जाएंगे भैया, मेल से चारों स्पर्म जाएंगे, पता नहीं कौन फ्यूज कर दे, पता लगे सामान्य वाला करेगा, सामान्य बच्चा पैदा होगा, ये वाला करेगा तो ये वाला पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्राइटेरिया क्या देखने को मिला, 50% जो हमारी जो स्त्री हो रही है वो कैसे हो रही हैं, वो वर्णरांध हो रही हैं। ठीक है, अब इधर जो 50% और जो स्त्री हो रही हैं वो वाहक हो रही हैं। ठीक है, अब इधर देखो 50% जो पुरुष हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, पुरुष वर्णरांध हो रहे हैं।
और जो 50% पुरुष हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं। 50 नहीं 25, गलत बोल गया, 25%। ठीक है, चले अब चलो देखते हैं इसके अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोगों को आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपने समझ लिया एक और ये दो। ठीक है, अब एक मैं आपको ये जो किरण आरेख है रेखा चित्र एक और समझा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप किसी का भी रेखा चित्र बना सकते हैं। ठीक है, यदि कोई लड़का का दे दिया गया कि ये लड़का है, इसका इतना ये है, और इसमें बताओ कि इसके बाप को था वर्णांधता कि माता को था, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हर तरह के चारों मतलब जो तुम्हारा जितना भी बड़ा बैकग्राउंड है ना, पूरा बैकग्राउंड इधर तुमको ना पूरा मजबूत कर देंगे, इतना अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन लिखो कि सामान्य पुरुष की शादी किसी वर्णांध स्त्री के साथ होती है तो उसमें बच्चों का रेशियो बताओ। अब हमने बोला सामान्य पुरुष, जो पुरुष है वो क्या है, सामान्य पुरुष। अब अगर सामान्य पुरुष होगा तो उसके क्रोमोसोम क्या होंगे, X और Y, उसमें किसी प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं रहेगा। अब बोला गया कि किसी वर्णांध स्त्री के साथ इसकी शादी होती है। ठीक है, किसके साथ, किसी वर्णांध स्त्री के साथ। स्त्री का गुणसूत्र क्या होता है, XX, और इसी गुणसूत्र जो XX गुणसूत्र है ये क्या है, वर्णांध स्त्री है। अब वर्णांध स्त्री है तो ये दोनों में मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस का जीन दोनों में होगा। अगर एक में होता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये स्त्री वाहक है। अब दोनों में होगा, इसका हम युग्मक करेंगे X Y, फिर ये क्या बनेगा X। इस X से हमने इस X को मिलाया, क्या बना, लेकिन हमें पता होना चाहिए इस X में भी C है कलर ब्लाइंडनेस का जीन, इस X में जीन है, तो क्या बनेगा X और X। लेकिन एक X में क्या होगा, एक X में कलर ब्लाइंडनेस का जीन उपस्थित रहेगा। फिर इस X से हमने इस X को क्रॉस कराया, क्या बनेगा X और X। फिर हमने किसी एक X में फिर इसका कलर ब्लाइंडनेस का जीन क्रॉस कराया। फिर ये Y इस X से मिलेगा तो क्या बनेगा XY, और इस X पर हमने कलर ब्लाइंडनेस का जीन रखा। ठीक है, फिर X से ये मिलेगा X और Y, फिर हमने क्या रखा, कलर ब्लाइंडनेस का जीन रखा इसमें, क्योंकि जीन इसमें आया आरेख के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से। ये जो हमारी F1 पीढ़ी है ये होते हैं हमारी युग्मक, पढ़ा ही है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे युग्मनज। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी वाहक। वाहक के साथ क्या है, ये वाहक स्त्री है। ये क्या है, ये भी वाहक स्त्री है। वाहक क्यों है, क्योंकि एक में कलर ब्लाइंडनेस का जीन है दूसरे में नहीं है, समझ गए ना। अब ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्णांध पुरुष है। क्या है, वर्णांध पुरुष है, यानी कि इसमें वर्णांधता का जीन पाया जाता है। रेशियो क्या आया कि 50% वाहक स्त्री पाई जाएंगी और 50% क्या पाए जाएंगे, वर्णांध पुरुष पाए जाएंगे। अगर क्या होगा, वर्णांध पुरुष पाए जाएंगे जब सामान्य पुरुष की शादी किसी वर्णांध स्त्री के साथ होती है, तो यही होता है वर्णांधता। और ये भी पता होना चाहिए कि वर्णांधता में सर आर्मी में भी जॉब नहीं दी जाती ना, तो वर्णांधता में आर्मी वालों को भी जॉब नहीं दी जाती है, और रेलवे में, पेंटिंग में, सब चीज़ों में जॉब इनको नहीं दी जाती है। ठीक है, और ये एक आनुवांशिक बीमारी होता है। कैसा बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी होती है। चलें आगे चलें, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग समझेंगे एक जेनेटिक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। इसको मिटा दें। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हीमोफीलिया। क्या है बच्चों, हीमोफीलिया। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखिए माइक गिर गया, एक सेकंड ना, हाँ इसको जेल में डालते हैं, एक सेकंड ना बस। हीमोफीलिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हीमोफीलिया की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। क्या पढ़ेंगे, हीमोफीलिया की वंशागति। ठीक है, हीमोफीलिया की वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है,
हीमोफीलिया की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया पढ़ेंगे। ठीक है, हीमोफीलिया कैसे होता है, क्या होता है, इस रोग के बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे भी। ठीक है, चलिए देखते हैं हीमोफीलिया। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हीमोफीलिया में क्या होता है कि रुधिर का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का नहीं जमता है। अब ये थक्का क्या होता है, जो जैसे हम लोग सपोज दैट हम खेल रहे हैं कहीं पे और मैं गिर गया, तुमने मुझे धक्का मारा, मैं गिर गया, हमारा खून निकलने लगा यहाँ पे, तो हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो खून बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है अपने मन से। लेकिन जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग रहेगा ना, उस व्यक्ति का थक्का जमेगा ही नहीं। अगर हमें हीमोफीलिया है, हमें है वह नहीं, ठीक है ना, सच में नहीं है हमें, हमारा खून जम जाता है। जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होगा ना, अगर उसको कट निकला तो खून हमेशा निकलता रहेगा, हरदम निकलता रहेगा, धीरे धीरे करके उसके अंदर खून की कमी हो जाएगी और वो व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, तो हीमोफीलिया में रोग के में क्या होता है कि रुधिर का थक्का नहीं जमता है और रुधिर स्राव लगातार होता रहता है। ठीक है, क्या होता है, रुधिर स्राव लगातार होता रहता है। अगर कहीं पे कट लग गया तो वहाँ पे रुधिर स्राव मतलब कंसिस्टेंट होता रहता है। अब देखो रुधिर स्राव के कारण इसमें रोगी की मृत्यु हो जाती है। फिर लिखो कि लगातार रुधिर स्राव के कारण, लगातार रुधिर स्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो जाएगी। अब अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हारा खून लगातार निकल रहा है तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि तुम मर जाओगे। क्यों मर जाओगे, क्योंकि जब खून शरीर में खून नहीं बनेगा तो जिंदा कैसे रहोगे, नहीं रह पाओगे बिना खून के, है ना, कंफर्म, टेक इट। आगे चलें, चलिए देखते हैं। अब देखो ये हीमोफीलिया क्या होता है कि ये अप्रभावी लिंग संलग्न रोग है। इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1 कि हीमोफीलिया अप्रभावी लिंग संलग्न रोग है। याद रखना, पूछा जाता है। ठीक है, क्या है, अप्रभावी लिंग संलग्न रोग है। अप्रभावी क्यों होता है भी आगे बात करेंगे। ठीक है, कि इसका जो जीन होता है वो प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, और हीमोफीलिया अप्रभावी लिंग संलग्न रोग है जो सामान्यतः पुरुषों में देखा जाता है। ठीक है, जो सामान्यतः पुरुषों में देखा जाता है। अब एक पॉइंट हीमोफीलिया के बारे में है। हीमोफीलिया को हम लोग क्यून डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में हीमोफीलिया सबसे पहले को रानी विक्टोरिया को हुआ था। ठीक है, रानी को हुआ था, इसलिए हम इसको क्यून डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हीमोफिलिक लक्षण का जीन अप्रभावी होता है, आपको पता है, क्योंकि हीमोफीलिया अप्रभावी लिंग होता है। अब देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि हीमोफिलिक लक्षण का जीन, हीमोफिलिक लक्षण का जीन, हीमोफिलिक लक्षण का जीन अप्रभावी होता है। ठीक है, जो जीन होता है वो भी अप्रभावी, आपको पता है अप्रभावी को कैसे लिखते हैं, स्मॉल से लिखते हैं। ठीक है, अप्रभावी होता है, यह यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, यह यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। ठीक है, ये जो दोनों हमने रोग पढ़े हैं ये दोनों सिर्फ यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये दोनों यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। जैसे वर्रांता भी यक्ष में होता था और हीमोफीलिया भी यक्ष में होता है। वाई गुणसूत्रों पर इसका कोई भी युग्म विकल्पी नहीं होता, यानी कि जो मेल का जो वाई होगा ना वो सेफ रहेगा, लेकिन यक्ष सेफ नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए, आप लोग लिख लिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए। अब हम लोग समझेंगे कि हीमोफीलिया का रेखा चित्र, हीमोफीलिया का रेखा चित्र बना के समझाएंगे कि भैया पुरुष हीमोफीलिक है ना, महिला हीमोफीलिक है तो क्या होगा, है ना, रेखा चित्र के बाद। चलिए मिटा दूँ उसको मैं, चलो मिटा देता हूँ। अब हीमोफीलिया में रेखा चित्र में मैं आपको एक रेखा चित्र बताऊंगा, बाकी 2 रेखा चित्र आपसे बनवाऊंगा। ठीक है, चलो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि सामान्य पुरुष, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, सामान्य पुरुष। चलो एक सेकेंड ना, लिखो कि किसी सामान्य पुरुष की शादी किसी हीमोफिलिक पुरुष की शादी, लिखो किसी हीमोफिलिक पुरुष की शादी
सामान्य स्त्री के साथ होती है तो उनके बच्चों में हीमोफीलिया का कैसा लक्षण जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले लिखेंगे कि हीमोफीलिया की वंशागति का रेखाचित्र, ऊपर लिखेंगे कि हीमोफीलिया की वंशागति का रेखा चित्र। ठीक है, अब हमने देखा क्वेश्चन क्या था, हीमोफिलिक पुरुष है, हीमोफिलिक पुरुष है, पुरुष का युग्म विकल्पी XY। अब सामान्य स्त्री है, क्या है, सामान्य स्त्री है, स्त्री क्या होता है, X। क्वेश्चन हमारा क्या था कि क्वेश्चन क्या था बेटा, एक सेकेंड ना, क्वेश्चन हमारा था कि किसी हीमोफिलिक पुरुष की शादी, हीमोफिलिक पुरुष की शादी किसी से होती है, सामान्य स्त्री से। अब हीमोफिलिक हमें पता है कि जो हीमोफीलिया होता है उसका जो जीन होता है वो कहाँ पे होता है, वो X क्रोमोसोम पर होता है, Y क्रोमोसोम पर नहीं होता है। तो जब इसका वो करेंगे तो XY, तो इस क्रोमोसोम पर इसका हीमोफिलिक का वो है, मतलब जीन है। हीमोफिलिक को हम लोग C से नहीं डिनोट करते, H से करते हैं, गलती हो गई है ना, C से वही कलर ब्लाइंडनेस वाला निकालने वाला था मैं। ठीक है, इसके बाद ये देखो यहाँ पे X और ये X। ठीक है, आगे देखें, अब देखो इस X से इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, X, लेकिन एक X पर क्या है, हीमोफिलिक है। अब इस X से फिर कराएंगे, क्या बनेगा, X, इस X पर क्या है, हीमोफिलिक का जीन है। फिर XY, फिर XY, यानी कि जो 50% पुरुष क्या होंगे, सामान्य पैदा होंगे। यदि ऐसे लोगों की हम लोग शादी करवाते हैं तो उसमें से जो लड़के पैदा होंगे ना वो सामान्य होंगे, लेकिन जो 50% जो स्त्री पैदा होंगी वो क्या होंगी, हीमोफिलिक की वाहक होंगी, हीमोफिलिक वाहक होंगी। वाहक का मतलब कि ये इनके हीमोफीलिया डिजीज होगा नहीं, लेकिन इनके जीन में कहीं ना कहीं लिखा होगा हीमोफीलिया का, वो अगले जनरेशन में वो उभर कर आ सकता है। ठीक है, ये वाहक होंगी। तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया बना, 50% स्त्री हीमोफिलिक वाहक और 50% पुरुष सामान्य। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी सामान्य पुरुष की शादी हीमोफिलिक स्त्री के साथ होती है। लिखिए, किसी सामान्य पुरुष की शादी हीमोफिलिक स्त्री के साथ होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है, हीमोफिलिक स्त्री के साथ। कोई सामान्य पुरुष है उसकी शादी हीमोफिलिक स्त्री के साथ होती है तो उसके बच्चों में क्राइटेरिया बताइए। अब तीसरा क्वेश्चन आया कि किसी सामान्य पुरुष की शादी वाहक स्त्री के साथ होती है। किसी सामान्य पुरुष की शादी हीमोफिलिक वाहक स्त्री के साथ होती है। देख लेना, ठीक है ना, इसको निकाल लेना। नहीं निकाल पाओगे क्या, बताओ, वर्णांता में बताया था ना, नहीं निकाल पाओगे क्या। देखो दोनों में सामान्य पुरुष हैं तो गुणसूत्र क्या होगा, X और Y होगा। अब इधर क्या है, हीमोफिलिक स्त्री है, मतलब जो रोग है, लड़की है, उसके हीमोफीलिया है। अगर है तो क्या लिखेंगे कि दोनों में है, तब मानेंगे है। अगर एक में होगा तो हम लोग क्या मानेंगे कि वो हीमोफिलिक की वाहक है। ठीक है, तो इसका गुणसूत्र पहले इसके साथ कराओ, फिर इसका इसके साथ बनाओ और देखो कितने बच्चे सही निकल रहे हैं, कितने बच्चे खराब निकल रहे हैं, है ना, कितने बच्चों के हीमोफीलिया हो रहा है, कितने बच्चों के नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए ये आपके 2 पॉइंट खत्म हुए, वर्णांधता और हीमोफीलिया। अब आपका लास्ट पॉइंट बचा है थैलोसीमिया। थैलोसीमिया पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमारा क्लियर होगा, फाइनल होगा। चलिए मिटा देते हैं इसको हम। ठीक है, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया यार, पूरे लेक्चर्स को आप लोगों ने देखा और सारे लेक्चर्स आपको पता ही चैनल पर अपलोड हैं। और आप लोगों को अगर देखना है ना क्लास 12th बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप लोग जा करके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थैलोसीमिया क्या होता है, देखेंगे थैलोसीमिया। ठीक है, थैलोसीमिया में क्या होता है, थैलोसीमिया में हमारे खून की कमी होती है। अब देखो थैलोसीमिया को पढ़ने से पहले हम लोगों को एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा और वो वर्ड है म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन। क्या पढ़ना पड़ेगा, म्यूटेशंस। थैलोसीमिया को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा उत्परिवर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशंस।
कि उत्परिवर्तन क्या है। उत्परिवर्तन पढ़ेंगे तभी हम थैलोसीमिया समझ पाएंगे। चलें, तो मैंने क्या किया था, देखो टाइम बहुत हो जाता है ना, इतना मैं समझाता, तो मैंने इसको लिख दिया है। अब मैं आपको लिख के समझा दूंगा, ठीक है। देखो हम लोग पढ़ेंगे उत्परिवर्तन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है। क्या होता है? म्यूटेशंस। यहाँ पे ए है, म्यूटेशंस, ठीक है, उत्परिवर्तन। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसका? एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का पॉइंट है, आप लोग बुक खोल के देखिएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यूटेशंस क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है। समझिएगा, एक एक वर्ड समझिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीव के शरीर के आनुवांशिक गुणों का निर्धारण कौन करता है? जीन करता है। और जीन हमेशा जोड़े में होता है। पता है ना इतना कि जीव के शरीर के आनुवांशिक गुणों का निर्धारण कौन करता है? हमारे मम्मी पापा से हमको लक्षण मिले तब हम लोग ऐसे दिखते हैं। जैसे मैं हैंडसम दिखता हूँ, ये देखो, अच्छा दिख रहा हूँ ना। फोटो खींच लेना मेरे साथ, ठीक है। चलो आगे चले। देखो जीव के शरीर के आनुवांशिक गुणों का निर्धारण कौन करता है? जीन करता है। यानी कि अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मेरे जो जीन है ना, वो मेरे माता से और मेरे पिता से मुझको जीन मिले, तब जाके मैं ऐसा बना हूं, इतना हैंडसम बना हूं। ये देखो, इतना हैंडसम बना हूं, ठीक है। तुम लोग भी हैंडसम हो लेकिन मुझसे कम। सच में। चलो अब देखते हैं। अब समझना उत्परिवर्तन क्या होता है, समझाने के लिए कि उत्परिवर्तन में क्या होता है कि हमको पता है कि आनुवांशिक गुण किसके होते हैं? जीन के होते हैं। तो अब जीन को समझते हैं कि जीन क्या होते हैं। जीन पौत्रिकों से उनकी संतति में पहुंचाते हैं। जीन लक्षणों को, जीन यहाँ पे लिखोगे, जीन लक्षणों को सबसे पहले मैं उसको तुम अपने एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लो, चलो ले लियोगे। चलो अब मैं समझा दूंगा, फिर लिख लेना, ठीक है। देखो ये जीन लक्षणों को पौत्रिक से उनकी संतान में ले जाते हैं। जैसे ये है मेरी मम्मी और ये पापा, ये कौन बना? वायु अमन। फिर मेरे भी लौंडे होंगे, वायु अमन के लौंडे, फिर उनके लौंडे, वायु अमन के लौंडे के लौंडे, है ना। तो क्या होता है? पौत्रिक लक्षण जा रहे हैं, मतलब इधर से इसमें से लक्षण इसमें आए, फिर इसमें से इसमें आए, फिर इसमें से इसमें आए, है ना, लक्षण जा रहे हैं। क्या होता है कि जीन क्या करते हैं? जीन लक्षणों को पौत्रिक से उनकी संतान में पहुंचाते हैं। हमें पता है, पहुंचाते हैं, हमें भी पता है, मुझे भी पता है, तुम्हें पता है कि जो जीन होते हैं वो लक्षणों को माता पिता से संतान में पहुंचाते हैं। एग्जैक्ट पता है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो परंतु वर्ड आ गया, अब समझना। परंतु कभी कभी जीव के इन जीनों की संरचना व व्यवस्था में आकस्मिक परिवर्तन आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इन जीनों के संरचना में और व्यवस्था में कुछ थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा आकस्मिक परिवर्तन आ जाता है। यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा जीन खराब हो जाता है, और इसी आकस्मिक परिवर्तन को ही हम उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन कहते हैं। बताओ समझ आया कि नहीं? बिल्कुल सिंपल वे में समझा दिया। अच्छा बड़ा दिक्कत है, चलो ठीक है। चलो तो क्या होता है कि इसी को हम लोग बोलते हैं आकस्मिक परिवर्तन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्परिवर्तन। अब देखो थैलोसीमिया, लास्ट वर्ड बचा, लाइट जा चुकी है। तो देखो थैलोसीमिया क्या होता है। थैलोसीमिया पता है कि खून की कमी होती है। यहाँ पे क्या होता है कि थैलोसीमिया ऑटोसोमल उत्परिवर्तन जीन के कारण मनुष्यों में होने वाला एनीमिया है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया में होता है खून की कमी हो जाती है, जो सामान्यतः लड़कियों में ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है। और ये एक आनुवांशिक बीमारी है। जो थैलोसीमिया है वो एक आनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में जाती है। थैलोसीमिया जो बीमारी है वो माता पिता से उनके बच्चों में जाती है। अब देखो थैलोसीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी होती है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल होती है ना, वो सही से विकसित नहीं हो पाती हैं। थैलोसीमिया में आरबीसी सही से विकसित नहीं हो पाती हैं, तो रोगी को बार बार रुधिर डोनेशन की जरूरत पड़ती है। रोगी को बार बार रुधिर की जरूरत पड़ती है, बार बार उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है। उसको हम लोग बोलते हैं थैलोसीमिया। तो इतना आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। आज से आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, लेकिन एक लेक्चर अभी और आएगा, उसके बाद चैप्टर आपका खत्म होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। थैंक यू।